बात कर रहे थे मार्शल लॉ। ये क्या चीज है? और हम बात करते हुए कहा था कि मार्शल लॉ, इसके 3 अर्थ समझे जाते हैं। चौथा अर्थ पाकिस्तान ने दे दिया, लेकिन जो चौथा अर्थ पाकिस्तान ने दिया है उसे मार्शल लॉ का कानून की दुनिया में अर्थ नहीं माना जाता। मार्शल लॉ सिचुएशन होती है। पाकिस्तान ने जो मार्शल लॉ का अर्थ दिया है वो तो सेना का शासन है। मार्शल लॉ जो हिंदुस्तान में समझा जाएगा वो इस रूप में माना जाता है कि जब स्थितियां ऐसी हो गई हैं, स्थितियां इतनी अशांत हैं कि नॉर्मल जो प्रोसीजर है, यानी पुलिस है या जो सिविल अथॉरिटीज है, वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं सकती। नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर ये चल ही नहीं सकता। और तब बल का उत्तर बल से देने के लिए जो अखबारों में छपता है, क्षेत्र को सेना के हवाले किया गया। और फिर जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो टू रिस्टोर द पीस एंड ऑर्डर, व्यवस्था और शांति, इसकी स्थापना के लिए जब काम करना शुरू करते हैं तो वे नागरिकों पर कुछ कर्तव्य अधिरोपित करते हैं। जो हो सकता है कि जो सामान्य कानून है उसके मुताबिक न भी हो या उससे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए। हिंदुस्तान में इस रूप में मार्शल लॉ इसे समझा गया है और इसी रूप में दुनिया में भी ये एक्सेप्ट हुआ है। दुनिया में 2 और तरीकों से एक्सेप्ट हुआ। हमने कल चर्चा की थी कि मार्शल लॉ के 3 अर्थ समझे जाते हैं। एक तो ये कि देश की सेना जब किसी शत्रु देश से युद्धरत हो जाती है तब ये हमारे देश की सेना उस देश के नागरिकों से जिस तरह व्यवहार करती है, ये जिन कानूनों के मुताबिक व्यवहार करती है, वे कानून अंतरराष्ट्रीय विधि के हिसाब से डिसाइड होते हैं। उनका डोमेस्टिक लॉ से कोई मतलब नहीं है। उसे भी मार्शल लॉ कहते हैं। वो भी मार्शल लॉ कहलाता है जिसके मुताबिक वो शत्रु देश के नागरिकों से व्यवहार करेंगे। और चूंकि वो शत्रु देश के नागरिक हैं, इसलिए भारत में जो नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है वो तो उन्हें प्राप्ति नहीं है। इसलिए मूल अधिकार के वायलेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और दूसरी बात यह भी है कि वे अपने देश में हैं और वो देश शत्रु देश है, वो भारत की धरती पर नहीं है। इसलिए उन्हें 14-21 इस ढंग के जो मूल अधिकार है जो भारत की धरती पर सबको मिले हैं वो भी प्राप्त नहीं है। इसलिए जो सामान्य न्यायालय देश के हैं वो उन कृत्यों का न्याय निर्णय कर ही नहीं सकते जो हमारी सेना शत्रु देश के नागरिकों के साथ करेगी। और वो कृत्य सारे मूल्यांकित होंगे अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों से और उसे मार्शल लॉ ये कहा जाता है। एक मार्शल लॉ का स्वरूप ये है जिसकी चर्चा कल हम लोगों ने की थी। दूसरा मार्शल लॉ उसे भी कहते हैं जिसके मुताबिक सेना का अंदरूनी कामकाज चलता है, यानी सेना जिन विधियों से शासित होगी उसके सदस्यों पर जिन विधियों के उल्लंघन के आरोप लगेंगे वो सैन्य विधि, वो भी मार्शल लॉ कहलाती है। दूसरा अर्थ मार्शल लॉ का ये है। और तीसरा अर्थ पाकिस्तान ने दे दिया। वहां सेना जब भी कब्जा कर लेती है शासन पे तो वो कहते हैं मार्शल लॉ हमने लागू कर दिया। वो मार्शल लॉ नहीं है, वो तो सेना का शासन है। क्योंकि मार्शल लॉ ये एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जाता है इन 2 स्थितियों के अलावा
वो जो दो स्थितियां हमने बताई, उनके अलावा जब मार्शल लॉ की चर्चा होती है तो मार्शल लॉ किसी कानून के तौर पर यह नहीं सोचा जाता, बल्कि मार्शल लॉ की स्थिति है, यानी स्थिति ऐसी है जिसमें सेना को शांति और व्यवस्था इसकी स्थापना के लिए बल प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सामने वाले हैं वो बल प्रयोग पर अड़े हुए हैं, और फिर बल का उत्तर बल से दिया जा रहा है। वो एक सिचुएशन है, और उस सिचुएशन में जो सेना के सदस्य हैं वो नागरिकों से अपेक्षा करते हैं वो एक विशेष प्रकार से व्यवहार करें, विशेष प्रकार से मीनिंग देर भाई जैसे हम बताएं वैसे व्यवहार करेंगे। और जब नागरिक उस ढंग से व्यवहार करने से इनकार करते हैं तो जो सेना के ऑफिसर्स हैं वो उन्हें दंड देते हैं। क्योंकि सेना के ऑफिसर दंड देने के लिए कानून द्वारा सशक्त नहीं है, कानून द्वारा जो दंड देने का काम है वो न्यायालयों का है। और नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर ये सस्पेंड नहीं हुआ है, यानी आपातकाल की दशा नहीं है। हमने कहा था या तो आपातकाल हो, और आपातकाल में भी हम लोग बस जस्ट देखने ही वाले हैं। हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो कल ही बात करेंगे कि आपातकाल में भी फंडामेंटल राइट ये सस्पेंड नहीं होंगे, बल्कि उनका प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट, वो भी अगर सस्पेंड किया जाए तो सस्पेंड होगा, अदरवाइज वो भी नहीं। ठीक है, आपातकाल की घोषणा हो गई, फंडामेंटल राइट इसका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो गया, लेकिन फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट थोड़ी खत्म हो गया, इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते। यानी अगर इस समय वायलेट हो जाए तो हम अनुच्छेद 32 या 226 में कोई रिट, कोई आदेश, कोई निर्देश ये नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन सरकार के लिए एक मर्यादा के रूप में फंडामेंटल राइट ही मौजूद तो है, वो तो खत्म नहीं हुआ। देश के न्यायालयों की अधिकारिता, ये देश का सामान्य कानून, ये सस्पेंड थोड़ी हो गया, तो यही मार्शल लॉ में है। नो डाउट जस्टिफाइड माना जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो रही है, सिचुएशन ऐसी हो रही है, इसलिए सैन्य अधिकारियों द्वारा बल का प्रयोग ये समुचित माना जाएगा। लेकिन नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर समाप्त नहीं है, भले ही वो काम नहीं कर पा रहा है, ये अलग बात है, वो काम नहीं कर पा रहा, लेकिन है तो देश की सामान्य विधि है तो काम नहीं कर पा रहे, और वो काम कर सके इसके लिए मिलिट्री को ताकत दी गई है, और वो नागरिकों पर कुछ कर्तव्य अधिरोपित कर रहे हैं। क्या आप ऐसे ही रहेंगे और यदि नागरिक उनका वायलेशन कर रहा है तो दंड दे रहे हैं? इसका मतलब मार्शल लॉ हमेशा इन एड ऑफ द सिविल पावर होता है, यानी जो सामान्य कानून और व्यवस्था को चलाने वाली शक्तियां हैं उनकी सहायता के लिए मार्शल लॉ होता है। वो शासन अपने हाथों में ले लेने के लिए नहीं होता, इसीलिए पाकिस्तान में जो है वो मार्शल लॉ नहीं है, वो तो मिलिट्री शासन है, सैन्य शासन है, क्योंकि सेना मदद करे नागरिक प्रशासन को अपना काम ठीक से करने में। ये मार्शल लॉ सिचुएशन है, ये मार्शल लॉ की स्थिति है जिसमें सेना मदद कर रही, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई कि नागरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, तो नागरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अपना काम ठीक से कर सके। इसलिए जो स्थिति है उसको बदलने के लिए सेना जब काम करती है, इस स्थिति को भी मार्शल लॉ कहा जाता है, और अनुच्छेद 34 का संबंध इसी स्थिति से है। ठीक, और इसमें
सामान्य कानून व्यवस्था, सामान्य न्यायालय रहते हैं, लेकिन चूंकि वे अव्यवस्था और अशांति के कारण अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए क्षेत्र सेना के हवाले होता है और सिचुएशन के मद्देनजर सेना कुछ निर्णय लेती है। वो जो निर्णय लेती है उसी को मार्शल लॉ कहते हैं। वो कोई लॉ नहीं है, वो मार्शल लॉ इसीलिए कहा जाता है कि टू रिस्टोर द पीस एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर। इसके लिए वो कुछ निर्णय ले रहा है। अब इसमें ज्यादा उचित यह माना जाता है कि सेना का एक अधिकारी निर्णय ले, इससे बढ़िया 4 लोग मिलकर लें। तो सेना के जो अधिकारी होते हैं वो न्यायालय नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी को मिलकर आपस में 2-3 लोगों की उन्होंने कमेटी बना ली और वो कमेटी फैसला करती है कि अमुक दंड संबंधित व्यक्ति को दिया जाए या न दिया जाए, लेकिन वो दंड देने के लिए प्राधिकृत बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है इसलिए वो दे रहे हैं, और इस सिचुएशन को सहन केवल दुनिया के सभी देशों में किया जाता है, इसलिए क्योंकि आवश्यकता है। आवश्यकता के आधार पर यह न्यायोचित मानी जाती है। तो हिंदुस्तान में भी ये अनुच्छेद 34 के माध्यम से स्वीकार हुआ है, लेकिन संविधान के एक भी अनुच्छेद में यह नहीं लिखा है कि मार्शल लॉ की स्थिति अगर होगी तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकेंगे या खत्म किए जा सकेंगे या वे नहीं होंगे, ये कानूनी अधिकार नहीं होंगे, कहीं नहीं लिखा है। इसलिए जब मार्शल लॉ सिचुएशन होगी और सेना वहां शांति और व्यवस्था की बहाली के लिए काम करेगी, तो वो जो कुछ करेगी, जब मार्शल लॉ सिचुएशन खत्म हो जाएगी तब न्यायालय, क्योंकि अपना काम करने में समर्थ हो जाएंगे। मार्शल लॉ की स्थिति थी इसीलिए तो काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तो मार्शल लॉ की स्थिति कही गई और इसीलिए तो सेना को हक दिया गया। तब न्यायालय ये निर्णय कर सकेंगे कि जो कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने किया, क्या वो मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा मार्शल लॉ सिचुएशन के कारण किया गया या फिर अपनी निजी दुश्मनी या अपने निजी हित ये साधे गए मार्शल लॉ के नाम पर। अब न्यायालय में भी कोई भगवान जी तो बैठते नहीं, वहां भी जो जज साहब हैं वो भी गड़बड़ कर सकते हैं, और सेना ने बिल्कुल सही फैसला लिया। मार्शल लॉ सिचुएशन थी और शांति और व्यवस्था की बहाली के लिए वो निर्णय बिल्कुल लिया जाना जरूरी था, लेना पड़ा। नो डाउट वो कानून के एकदम सर्वथा अनुकूल नहीं था, और हो भी तो भी उस कानून में चूंकि नागरिकों के कानूनी अधिकारों का वायलेशन होना था, इसलिए नागरिकों के अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित कानून के मुताबिक और न्यायालय ही कर सकता है, जबकि मिलिट्री ऑफिसर्स न्यायालय नहीं थे। लेकिन इसके बाद भी उसको ठीक माना जाता है क्योंकि स्थिति की आवश्यकता वैसी थी। लेकिन न्यायालय यह तय कर सकेंगे कि क्या स्थिति थी वैसी, जिस स्थिति में आपके द्वारा उस ढंग के निर्णय किया जाना उचित मान लिया जाए। और अगर न्यायालय पाता है कि उस ढंग की स्थिति नहीं थी, तो फिर स्थिति यह भी होगी कि न्यायालय उस अधिकार के उल्लंघन के लिए मिलिट्री ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, यानी न्यायालय इस तथ्य पर न्याय निर्णय कर पाएगा कि वो स्थिति थी या नहीं थी। लेकिन अगर यह स्थिति हुई तो सैन्य अधिकारी मार्शल लॉ सिचुएशन होने पर भी निर्णय करने में डरेंगे और रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ऑर्डर का जो काम है वो विपरीत रूप से प्रभावित होगा। इसलिए अनुच्छेद 34 रखा गया है, इसलिए आर्टिकल 34 रखा गया है। और आर्टिकल 34 कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में सैन्य विधि प्रवर्तन में है, यानी स्थिति ऐसी है, सैन्य विधि यानी क्या समझी गई है अनुच्छेद 34 में, ये लिखा नहीं है, ये वहां नहीं लिखा है।
वहां कहा है यदि किसी क्षेत्र में सैन्य विधि प्रवर्तन में होगी, इन शब्दों को जब व्याख्यायित करेंगे तब ये स्थिति निकल आती है कि यहां जिस मार्शल लॉ का जिक्र हुआ वो सिचुएशन से संबंधित है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सैन्य विधि का प्रवर्तन क्यों होगा? सैन्य विधि यानी मिलिट्री ऑफिसर्स जब अपने देश के नागरिकों के साथ स्वयं अपने बीच कर्तव्यों और अधिकारों के निर्धारण के लिए नहीं, शत्रु देश के नागरिकों के साथ अपने व्यवहार को निर्धारित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही देश के नागरिकों के साथ अपने व्यवहार को, ठीक है, निर्धारित करने के लिए किन्हीं सिद्धांतों का सहारा लेंगे, उसे यहां सैन्य विधि कह रहे हैं, उसे यहां सैन्य विधि कह रहे हैं। और चूंकि अपने ही देश के नागरिकों के साथ व्यवहार करना है और नॉर्मल व्यवस्था जो है वो लागू नहीं हो पा रही, लेकिन है लागू नहीं हो पा रही ये सही है। तो सैन्य अधिकारी इस स्थिति का दुरुपयोग करके देश के नागरिकों के साथ जो कुछ अनावश्यक है वो न कर दें। इसके लिए जब सामान्य व्यवस्था बहाल होगी तो न्यायालय इस तथ्य पर निर्णय कर सकेंगे कि क्या सैन्य न्यायालयों ने यानी सैन्य अधिकारियों ने जो निर्णय किए वो आवश्यकता के कारण किए या अपनी मर्जी से किए। लेकिन अगर यह स्थिति हुई तो सैन्य अधिकारी उस स्थिति से निपटने में डरेंगे और ठीक प्रकार काम नहीं कर पाएंगे, और फिर स्थिति को ठीक प्रकार से न्यायालय ही समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। यह भी सोचना और समझना ठीक नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 34 के माध्यम से विधायिका को शक्ति दी गई कि यदि सैन्य विधि प्रवर्तन है, और इन शब्दों का प्रभाव अपना यह है कि किसी भी क्षेत्र में सैन्य विधि प्रवर्तन में कब होगी, जब वहां शांति होगी। तो यदि किसी क्षेत्र में सैन्य विधि प्रवर्तन में है तो कोई व्यक्ति जो केंद्र और राज्य की सेवा में है, केंद्र या राज्य की सेवा में है, उसके कार्यों से किसी को क्षति हुई है या जो सुरक्षा वाले हैं जिन्हें व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है, वो कुछ करते हैं और उनसे किसी व्यक्ति को हानि होती है, तो उन कार्यों को वैध घोषित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से संसद को विधि बनाने की शक्ति होगी। संसद विधि बनाकर यह कह सकेगी वट एवर दे हैव डन, ठीक है, दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ बिकॉज देयर वाज नो लॉ टू सपोर्ट दैट एंड द सिचुएशन हैज बीन पास ओवर, वो तो निकल चुकी है, ठीक है। वैल्यूएशन और मूल्यांकन का काम तो आज हो रहा है और आज वो सिचुएशन नहीं है। तो पार्लियामेंट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, भूतलक्षी प्रभाव से, अनुच्छेद 34 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर यह घोषणा कर सकेगी कि उस समय मार्शल लॉ सिचुएशन की आवश्यकता के अनुसार जो कुछ किया गया वो इस विधि के मुताबिक वैध होगा, और जब वो वैध होगा तो फिर न्यायालय चाहे ये पाए कि वो स्थिति नहीं थी, तब भी उस कृत्य को करने वालों का कुछ बुरा ये नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कानून ने स्वयं उन्हें वैध घोषित कर दिया। और सिचुएशन की गंभीरता सिर्फ न्यायालय ही समझ पाएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं, विधायिका भी समझ सकती है। इसलिए अनुच्छेद 34 को या अनुच्छेद 34 के द्वारा ये ताकत दी गई है। ये कल बात हुई थी, एक बार भाषा देख लेते हैं अनुच्छेद 34 की क्या कहती है। कहता है इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यानी इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए अनुच्छेद 13 कुछ भी कहे, चूंकि मार्शल लॉ सिचुएशन थी और अगर फंडामेंटल राइट पर कुछ विपरीत आया भी तो वो मार्शल लॉ सिचुएशन के कारण आया, इसलिए उसको वैलिड घोषित करने के लिए अगर हम कानून बनाएंगे तो अनुच्छेद 13 उसे शून्य न कर दे। इसलिए उसने कहा कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी whatever has been write down in आर्टिकल 13 एक्सेट्रा, ठीक है, कहता संसद विधि द्वारा
केवल संसद, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, कहता है संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्ति व्यवस्था को बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है, और उस व्यक्ति को उस काम के कारण यदि क्षति होने वाली है तो संसद विधि बनाकर उपबंध कर सकेगी कि चूंकि उसने वो काम व्यवस्था को बनाए रखने अथवा उसके रिस्टोरेशन यानी पुनः स्थापन के लिए किया है, दैट इज वाई उसकी क्षतिपूर्ति संसद कर सकेगी कानून बनाकर, ठीक है। या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदिष्ट समर्पण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। यहां सैन्य विधि का अर्थ तीन ही प्रकार से समझा गया है, ठीक है, जिनमें से दो एक विदेशी नागरिकों के साथ है, दूसरा अपने सैन्य संगठन के बीच जो सदस्य हैं उनके बीच अधिकारों, कर्तव्यों, शक्तियों के निर्धारण से, और तीसरा जब सेना सिचुएशन के कारण अपने देश के नागरिकों से शांति व्यवस्था की बहाली के लिए कुछ निर्णय लेती है, बस इसी को सैन्य विधि कहा है। और चौथा मॉडल पाकिस्तान ने प्रस्तुत किया तो सैन्य शासन का मॉडल है, वो मार्शल लॉ का मॉडल थोड़े, क्योंकि मार्शल लॉ शांति की बहाली के लिए है, व्यवस्था की बहाली के लिए, ना कि शांति और व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेने के लिए। वो मार्शल लॉ का उदाहरण ही नहीं है, वो तो बात ही गलत है। तो अनुच्छेद 34 ये ताकत इस भाग के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को प्रदान कर रहे हैं। कल हमने कहा था कि अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो मार्शल लॉ से डिफरेंट है। मार्शल लॉ अलग बात है और 352 में आपातकाल अलग बात है। मार्शल लॉ घोषित करने के लिए भारत के संविधान में कोई उपबंध नहीं है। हालांकि चूंकि अनुच्छेद 53 भारत की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, और आपको हम कई बार कह चुके हैं कि कार्यपालिकीय शक्ति के उपयोग में राष्ट्रपति मीनिंग देयर बाय सरकार, मीनिंग देयर बाय मंत्रिमंडल, नागरिकों के अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करने के सिवाय सारे काम कर सकते हैं। विपरीत रूप से प्रभावित करना तो कानून चाहिए। अब चूंकि सिचुएशन इसकी जरूरत है, सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसमें शांति और व्यवस्था की बहाली के लिए, न कि नागरिकों के अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करने के लिए कुछ निर्णय लिए जाने जरूरी है। इसलिए राष्ट्रपति कार्यपालिकीय शक्ति का उपयोग करके घोषित करने के अमुक क्षेत्र अशांत है और अमुक क्षेत्र में सैन्य विधि यानी सेना के हवाले वो किया जा रहा, सेना उसमें रिस्टोरेशन करे, मेंटेनेंस करे पीस का और व्यवस्था की बहाली करे। ऐसा राष्ट्रपति चाहे तो कर दे, लेकिन जरूरी नहीं है। जबकि आपातकाल की घोषणा आप करना चाहेंगे तो अनुच्छेद 352 के मुताबिक जरूरी है कि आप आपातकाल घोषित करें, अन्यथा नहीं। मार्शल लॉ की न घोषणा जरूरी और न उसके लिए कोई उपबंध पृथक, और न मार्शल लॉ को समाप्त करने की घोषणा जरूरी। आपातकाल के लिए दोनों जरूरी है, खत्म करने की घोषणा भी जरूरी है और लागू करने की भी, दोनों जरूरी है। इसलिए आपातकाल और यह बिल्कुल अलग। जब आपातकाल घोषित होगा तो फंडामेंटल राइट बने रहेंगे जब तक कि उनके प्रवर्तन को सस्पेंड न किया जाए, और अगर सस्पेंड भी होगा तो उनका प्रवर्तन, न कि फंडामेंटल राइट। और अब तो स्थिति यह हो गई 44वें संविधान संशोधन के बाद कि 20 और 21 सस्पेंड होंगे ही नहीं। लेकिन चलो पीछे भी बात कर लें तो फंडामेंटल राइट बने रहेंगे किंतु प्रवर्तन सस्पेंड होगा। ठीक है, ये स्थिति निकल रही है।
तो इसलिए फंडामेंटल राइट इसके दृष्टिकोण से देखें तो आपातकाल और मार्शल लॉ बिल्कुल अलग सिचुएशन है। और जहां तक मार्शल लॉ की बात है तो मार्शल लॉ सिचुएशन अगर है तब तो स्थिति ये कि फंडामेंटल राइट ये बने ही हैं, इनका प्रवर्तन भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, सारे कानून बने हुए हैं। दूसरी चीज आपातकाल, ये अगर युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह इसके होने की संभावना है, हुआ कुछ भी नहीं, तो भी घोषित किया जा सकता है। मार्शल लॉ घोषित ही नहीं होगा कभी, और होगा भी तो उसकी घोषणा जरूरी नहीं, और वो अगर होगा तो वास्तव में होने पर ही होगा। जब मार्शल लॉ सिचुएशन कहीं प्रारंभ हो जाएगी तभी मार्शल लॉ लागू होगा। झगड़ा या कोई क्षेत्र अशांत हो सकता है इस संभावना के आधार पर मार्शल लॉ कहीं भी, यानी सेना को अपने हिसाब से काम करने की इजाजत कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए बोथ आर डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। ये ठीक है कि कहीं मार्शल लॉ की घोषणा है तो उसी क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा भी कर दी जाए, ये हो सकता है, क्योंकि आपातकाल पूरे देश में लागू हो सकता है और किसी क्षेत्र विशेष वहां भी लागू हो सकता है। तो मार्शल लॉ सिचुएशन कहीं है, इसलिए आपने उस क्षेत्र में आपातकाल भी घोषित कर दिया, या पूरे देश में आपातकाल भी घोषित कर दिया, ठीक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कहीं मार्शल लॉ सिचुएशन हो तो आपातकाल भी घोषित हो जाए, कोई जरूरी नहीं। इसके अलावा मार्शल लॉ सिचुएशन एक स्थान पर है तो उस स्थान के कारण सेना को अन्य स्थानों पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने का हक नहीं मिलता, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट जब इमरजेंसी होगी, आपातकाल होगा, तो हम लोग पीछे पढ़ के आए, क्योंकि आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव होगा। अब बस इतनी बात बची है, यानी अनुच्छेद 358, 359, बाकी आपातकाल पड़ा है। तो आपातकाल के विषय पर कहता है कि एक भारत के एक भाग में आपात की स्थिति है तो संपूर्ण देश में आपातकाल घोषित किया जा सकता है, क्योंकि वहां ऐसा नहीं होगा कि एक स्थान पर है तो फिर अन्य स्थान पर सेना को कार्रवाई करने का हक कोई दे दिया जाए, ये नहीं हो सकता। और एक स्थान पर जो आपका इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस स्थान पर इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए जो भारत के अन्य हिस्से हैं उनमें भी केंद्र को अनेकों अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, जबकि मार्शल लॉ सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। जिस स्थान पर मार्शल लॉ सिचुएशन है बस वहीं सेना के अधिकारियों को अधिक शक्तियां प्राप्त होंगी। जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो कल भी हमने चर्चा की थी कि लेजिस्लेटिव जो ताकतें हैं, यानी जो विधायी शक्तियां हैं केंद्र और राज्य की, उनके बीच जो बंटवारा है वो बदल जाएगा। अनुच्छेद 249, 250 हमने कल भी चर्चा की थी, 249 हो या 250 हो, जो भी है, वो राज्य की जो सूची है उस पर, उसमें जो विषय हैं उन पर भी विधायन की शक्ति केंद्र को दे देती है। अगर मार्शल लॉ सिचुएशन है, वो सॉरी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, जो कार्यपालिकीय संबंध है केंद्र और राज्य के बीच वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। अगर वित्तीय आपातकाल है तो आर्थिक संबंध ये भी परिवर्तित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। मार्शल लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मार्शल लॉ सिचुएशन और आपातकाल एक बात है, इसे बिल्कुल
समझने की भूल नहीं की जाएगी। आपातकाल बिल्कुल अलग, मार्शल लॉ बिल्कुल अलग। मार्शल लॉ एक स्थिति का नाम है, यद्यपि आपातकाल भी एक स्थिति का नाम है, लेकिन वो डिक्लेरेशन जरूरी, यहां कोई डिक्लेरेशन जरूरी नहीं। यद्यपि अन्य देशों में जहां मार्शल लॉ सिचुएशंस आई हैं, वहां देशों ने डिक्लेयर किया है, सामान्य क्रम में डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है। ये मार्शल लॉ सिचुएशन है। फिर आप देखेंगे जो हिंदुस्तान है, यहां आज तक किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ सिचुएशन उत्पन्न नहीं हुई और महासैन्य विधि प्रवर्तन में आई हो, यानी सेना को अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया हो, ऐसा कहीं नहीं हुआ। जबकि पंजाब में भी आतंकवाद रहा, जम्मू कश्मीर में भी लगातार रहता ही है, थोड़ा बहुत नक्सलाइट आंदोलन चला है, चल भी रहा है, अभी कम से कम 11 जिले तो प्रभावित है ही, लेकिन मार्शल लॉ कहीं भी लागू नहीं किया है। लेकिन एक प्रिकॉशनरी आर्टिकल 34 मौजूद है, जो लॉ ऑफ इंडेमिटी, क्षतिपूर्ति का कानून, इसे पारित करने की इजाजत देता है, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर मार्शल लॉ सिचुएशन होने पर भी बना रहेगा, वो सस्पेंड नहीं होता, वो काम नहीं कर पाता, ये अलग बात है। जब मार्शल लॉ सिचुएशन खत्म होगी तब वो काम करेगा और इस तथ्य का निर्णय कर सकता है कि थी मार्शल लॉ सिचुएशन या नहीं थी, और अगर थी तो जो कुछ आपने किया वो उस स्थिति से निपटने के लिए जरूरी था या नहीं, और इस आधार पर आपके दायित्व का निर्धारण कर सकता है। लेकिन अगर ये करने दिया गया तो फिर सुरक्षा बल काम करने में डरेंगे, और चूंकि उन स्थितियों में बल का उत्तर बल से देना पड़ता है, जो कुछ तुम्हें समझ में ना आ रहा हो कि ये ठीक था, उस सिचुएशन में फंसे हुए लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यानी जो सैन्य स्थितियां, उनके विषय में सैनिक बेहतर निर्णय लेंगे, कमरे में बैठकर उनका निर्णय नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए लॉ ऑफ इंडेमिटी ऐसी दशाओं में पारित करने का हक इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद को दिया गया। हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ है। हां, हिंदुस्तान की संसद ने कुछ कानून ऐसे कठोर पारित जरूर किए हैं, ठीक है, लेकिन वो मार्शल लॉ सिचुएशन से निपटने के लिए नहीं है। क्योंकि मार्शल लॉ सिचुएशन से निपटने के लिए जब कानून होता है तो वो सिचुएशन में सुरक्षा बलों ने, यानी सेना ने जो कुछ किया उसे वैध ठहराने के लिए मार्शल लॉ सिचुएशन समाप्त हो जाने के बाद पारित किया जाता है। ऐसा कोई कानून अभी तक संसद ने पारित नहीं किया। संसद ने जो पारित किया, आर्म फोर्स सिक्योरिटी, ठीक है, अफस्पा बोलते हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अफस्पा, AFSPA, ठीक है, अफस्पा पास किया है। उन्होंने पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां जो समस्या चलती है वहां निपटने के लिए अफस्पा पास किया है, कोटा पास किया, टाडा पास किया, ठीक है, और चंडीगढ़ इसके लिए अफस्पा पास किया है, पंजाब के लिए अफस्पा पास किया, यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। लेकिन वो सारे सिचुएशन समाप्त होने के बाद सिचुएशन में जो कुछ किया गया सेना के द्वारा उसे वैध ठहराने के लिए पारित अधिनियम नहीं है, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस को ऐसी दिशाओं में जहां अशांत क्षेत्र हैं वहां कुछ अतिरिक्त शक्तियां देने के लिए बनाए गए कानून है। और मार्शल लॉ सिचुएशन में हमने कहा है कि कोई कानून नहीं होता, सेना स्वयं निर्णय करती है कि हमें बल का उत्तर बल से देने के लिए ये करना ही पड़ेगा, और वो जो करते हैं उसी को कानून माना जाता है। लेकिन क्योंकि बाद में देखा जा सकता है कि आपने जो कुछ किया वो कितना उचित था, इसलिए वो न देखा जा सके तो विधायिका यदि उचित समझे, और अगर विधायिका क्यों अनुचित, अगर उचित नहीं होगा तो विधायिका क्यों लॉ ऑफ इंडेमिटी पास करेगी? नहीं करेंगे, फिर तो तुम्हें अपनी कृत्य का उत्तर देना पड़ेगा। कुछ जरूरी थोड़े पास ही कर देंगे, पास कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि पास करेंगे, क्योंकि आप अपने देश के नागरिकों के साथ व्यवहार कर रहे थे तो आपको देखना चाहिए जितना जरूरी हो उतना बल प्रयोग आप करते, जितना गैर जरूरी था वो क्यों किया, और अगर किया तो लॉ ऑफ इंडेमिटी पास ही नहीं होगा। और अफस्पा जैसे जो कानून होते हैं, या पोटा जैसे जो कानून होते हैं, या टाडा जैसे जो कानून होते हैं,
वो विशेष प्रकार की गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष प्रकार की शक्तियां सुरक्षा बलों को देते हैं, इसलिए वो बिल्कुल अलग बात है, उसका कोई मतलब इससे नहीं। अफस्पा पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पास किया था, उसे इंद्रजीत बरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हाईकोर्ट आसाम, क्योंकि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं आसाम, नागालैंड, मणिपुर, उनमें से कुछ में तो अब तो हाईकोर्ट शायद बन गया है, अदरवाइज वो 7 स्टेट थी, उनके लिए हाईकोर्ट आसामी था। तो इंद्रजीत बरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चुनौती मिली थी अफस्पा को, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उसे ठीक पाया था, क्योंकि उसमें आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दी गई थी, और स्पेशल पावर देकर कहा गया था कि अगर शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए किसी को गोली भी मार देने की जरूरत पड़े तो मार दो, ठीक है। विशेष प्रकार की शक्तियां ये दी गई थी। तो टाडा में उन्होंने विशेष प्रकार की शक्ति दी कि आतंकवादी करते हैं तो 3 साल से लेकर आजीवन मृत्युदंड तक दिया जा सकता है, और उसकी एक अपील, सिर्फ एक अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी सीधे, बस कुछ नहीं बीच में। जबकि नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर अगर है तो एक अपील नीचे मिल जाती है, उसके बाद स्पेशल लीव पिटीशन और सारी चीजें रहती है, इसमें एक अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं बीच में। तो इस प्रकार के स्पेशल पावर्स देने वाले एक्ट पास किए जाते हैं, लेकिन वे मार्शल लॉ सिचुएशन से निपटने के लिए नहीं है, वो आतंकवादी कृत्यों से निपटने के लिए, और वो पूर्व में पारित किए गए। और इस प्रकार के एक्ट्स को पास किया जाना इंद्रजीत बरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आसाम हाईकोर्ट और नागा पीपुल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने, जो इंद्रजीत बरुआ के केस की अपील सुप्रीम कोर्ट हुई थी, तो उन्होंने भी इस प्रकार के अधिनियमों को आवश्यकता के कारण पास किया जाना ठीक माना है। लेकिन वो मार्शल लॉ सिचुएशन से निपटने के लिए बनाए गए कानून नहीं है। मार्शल लॉ बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, और वो आपातकाल भी नहीं है, आपातकाल से वो बिल्कुल अलग ढंग का कॉन्सेप्ट है, और वो स्थिति को डिनोट करता है। तो मार्शल लॉ सिचुएशन से निपटने के लिए आर्टिकल 33 और 35 जो इस अध्याय का अंतिम अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के बाद भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट का चैप्टर आज ईश्वर की कृपा से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 35 कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान में किसी बात के, यानी ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, मीनिंग देयर बाय जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो कुछ भी कहता हो, ठीक है। यानी जो 3 सूचियां दी गई हैं संविधान में, उनमें कुछ भी लिखा हो, जहां विधायी शक्ति दी गई वहां कुछ भी कहा गया हो, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है संसद इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। यानी आप देखें, पहले उसने कह दिया कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी, इसके बाद कुछ भी कहना जरूरी नहीं रह गया था, कुछ भी कहना, इतना कहना पर्याप्त था। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि बात कुछ कम रह गई है, इसलिए उन्होंने फिर कहा इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। ये भी फिर इंफेक्शन और दिया ताकि बात एकदम क्लियर रहे कि राज्य के विधानमंडल को इस संबंध में शक्ति नहीं ही है। कहता राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3 हमने कल भी चर्चा की थी, निवास संबंधी आवश्यकता, किसी क्षेत्र विशेष में रोजगार पाने के लिए आवश्यक शर्त के रूप में निर्धारित करने वाले कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है 16(3), ठीक है। इसीलिए 16(3) के संबंध में राज्य को शक्ति नहीं बल्कि केंद्र को शक्ति दी। जिन विषयों के अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 32 में खंड 3 में कहा कि संसद विधि द्वारा
ये उपबंध कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त जो अधिकार हैं उनमें से कोई ये सबको प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 की जो ताकतें हैं वो कोई अन्य न्यायालय भी उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार की शक्ति संसद विधि बनाकर किसी न्यायालय को दे सकेगी और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर कोई विपरीत प्रभाव कारित किए बिना, यह बात लिखी हुई थी 32(3) में। अनुच्छेद 33 कह रही थी कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, ये वे लोग जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे हैं, उन सबके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करके या सीमित प्रकार से उन्हें देने के लिए, सारे मूल अधिकारों को या किसी एक को उन्हें सीमित प्रकार से देने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। कहता है कि 33 और 34 के अधीन संसद विधि द्वारा, और 34 में मार्शल लॉ सिचुएशन में कानून बनाने की ताकत संसद को है ही, तो कहता है बनाने के लिए और ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए इस भाग के अंतर्गत अपराध, जैसे अस्पृश्यता के विरोध में अगर आप काम करोगे तो आपको दंड दिया जा सकता है, ये वहां लिखा है अनुच्छेद 17 में। बल्कि बाकी अनुच्छेद 23 है, 24 है, बाल श्रम नहीं करा सकते आप, कराएंगे तो दंड मिल सकता है। ठीक है, मानव का दुर्व्यापार ये नहीं करेंगे आप, वो करेंगे तो दंड मिल सकता है, बेगार नहीं कराएंगे तो दंड मिल सकता है। यानी 23, 24 या 17 इनके द्वारा प्रतिबंधित किए गए कार्यों को करने के लिए दंड, इसे बनाने का, दंड देने के लिए कानून बनाने का काम ये भी संसद ही करेगी। ठीक है, विधि बनाए संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्ति शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में निर्दिष्ट दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। और यह भी संसद पर दायित्व रखा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अनुच्छेद 17 और 23 और 24 ये अस्तित्व में आए तो संसद शीघ्र अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो सके इन विषयों को दंडित करने के लिए कानून बनाए, ये दायित्व संसद के ऊपर रखा गया। फिर कहता है खा खंड में, खंड का के उपखंड 1 में निर्दिष्ट कार्यों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। खाखंड कह रहा है कि ऊपर जो विषय बताए गए खंड 2, ठीक है, आपका कहता है खंड 1 या खंड 2 में निर्दिष्ट जो विषय हैं, यानी अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 16(3) या फिर जो आपका ऊपर खंड 2 यानी अस्पृश्यता या 23-24 इसके लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई विधि अगर पूर्व से चल रही है भारत में तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक संसद विधि बनाकर उसमें परिवर्तन नहीं ले आती, तब तक वो ऐसे ही चलती रहेगी। ये भी आपका 35(2) में लिख दिया। यानी अगर वो किसी राज्य विधानमंडल ने बनाई, यानी सक्षम विधायिका यानी केंद्रीय विधायिका इसने नहीं भी बनाई है तो भी वो ऐसे ही प्रवर्तन में बनी रहेगी। ये आपका 35(2) में लिखा है और कहता है इस अनुच्छेद में प्रवृत्त विधि का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है, यानी संविधान के पूर्व की विधि है। ये आपका फंडामेंटल राइट का चैप्टर समाप्त हुआ। अब कल हमें लगता है 1 से 2 दिन लगना चाहिए कि फंडामेंटल राइट का प्रभाव, इमरजेंसी का प्रभाव फंडामेंटल राइट पर क्या होगा, क्योंकि ये भी फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ विषय और ये उस समय छोड़ दिया था जब फंडामेंटल राइट बताए, जब इमरजेंसी बताई थी। उस समय इमरजेंसी कैसे लागू होगी और लागू होने का परिणाम, देश की शासन व्यवस्था, देश की राज्य व्यवस्था, इस पर क्या होगा, इस पर बात हुई थी। राज्य व्यवस्था पर यानी विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव होगा, आर्थिक संबंधों पर क्या प्रभाव होगा, कार्यपालिकी संबंधों पर क्या प्रभाव होगा,
आपातकाल घोषित कैसे होगा, किन आधारों पर होगा, समाप्त कैसे होगा, कितने समय रह सकता है, इस सब पर बात हुई थी। उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके संबंध में क्या संविधान संशोधन लाए गए, ये सारी बातें हुई थी। लेकिन उसका इफेक्ट फंडामेंटल राइट पर क्या होगा, ये चर्चा उस समय नहीं हुई थी। और बस वही एस्पेक्ट छूटा हुआ है, बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो फंडामेंटल राइट का चैप्टर समाप्त। जहां तक हमें लगता है 2 दिन से 3 दिन, अधिकतम 2 दिन, अधिकतम 3 दिन, मिनिमम 2 दिन, अगर ईश्वर की कृपा रही तो इतने में जो उसका फंडामेंटल राइट पर प्रभाव होता है आपातकाल का, वो बताया जा सकेगा। और उसे भी 2 भागों में बताया जाएगा, एक बिफोर 1978, एक आफ्टर 1978। बिफोर 1978 आप देखेंगे तो आपको 1975 का कुख्यात आपातकाल, कुख्यात है वो, 1962 का आपातकाल और 1971 का आपातकाल, यानी 3 बार इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी इंपोज की गई। बाकी कितने साल रही ये भी बताएंगे, वो एक संवैधानिक इतिहास है। तो बिफोर 1978 और आफ्टर 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आपातकाल का जो प्रभाव फंडामेंटल राइट पर होता है, उसमें जबरदस्त परिवर्तन आए। और वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ गई, इस पर भी बात होगी। और 1978 से पहले जो 38वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 1A जोड़ा गया 352 में, उसकी क्या जरूरत थी, क्यों जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन से क्या किया, ये सारी चर्चा होगी। तो बिफोर 1978, आफ्टर 1978। बिफोर 1978 जो मुकदमे दिए जाएंगे, मक्खन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और आपका शिवाकांत शुक्ला, प्रमुख मुकदमे 2 रहेंगे जो सारे सिनारियों को चेंज करेंगे। और उसके बाद आफ्टर 1978 और फंडामेंटल राइट पर जो प्रभाव है आपातकाल का, आपातकाल की घोषणा का, वो 2 अनुच्छेदों से मुख्यतः शासित होता है, 358 और 359। तो 358 और 359 आपातकाल पर क्या प्रभाव पैदा करेंगे ये देखेंगे। 2 से 3 दिन के बाद इस चैप्टर में अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मुख्यतः संविधान का संशोधन और स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, ये 3 कॉन्सेप्ट बचेंगे मुख्यतः, तो वो बता दिया जाएगा। बाकी फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमें लगता है समाप्त होना चाहिए, देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है।